नमस्कार, डीडी बिहार के मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की सुबह आपके साथ आपकी होस्ट मैं हूं मुस्कान। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। स्वागत है आप सभी का इस नए ताज़ा और जिंदा दिल शो बिहार बिहार के इस बेहद ही खास एपिसोड में। इस कार्यक्रम में मुस्कान के साथ मैं हूं प्रज्ञा। तो दर्शकों, आज का जो ये कार्यक्रम है उसकी शुरुआत मैं कुछ इन पंक्तियों के साथ करना चाहूँगी कि ख्वाबों से सजती हर पल बदलती, धूप छाँव में ढलती जिंदगी की सूरत, दर्द के बादल खुशियों की बारिश हर हाल में रंगती जिंदगी की सूरत, गिर के जो उठे वही पाए मंजिल, हौसलों से संवरती जिंदगी की सूरत, सपनों में मेहनत का रंग, उम्मीदों की लौ हर हाल में चमकती जिंदगी की सूरत। क्यों मुस्कान? बिल्कुल प्रज्ञा, ये चीज़ जो आपने कही है कि गिर के जो उठता है वही मंजिल पाता है और हौसला ज़िंदगी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। और रही बात सपनों की, तो जीवन में हमेशा सपने देखते रहने चाहिए क्योंकि ये हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और साथ ही बदलते दौर के साथ साथ सपने भी बदलते रहते हैं और ये जीवन में कुछ बेहतर, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ नया करने के लिए हमेशा हमें ये प्रेरित करते रहता है। क्यों प्रज्ञा? बिल्कुल। और साथ ही जब हम बात करें दिन की, तो एक नए दिन की शुरुआत हो गई है और जैसा कि दर्शकों आप सभी जानते हैं कि जब भी हम दिन की शुरुआत करते हैं एक अच्छे सोच के साथ, एक सकारात्मक विचार के साथ अगर दिन की शुरुआत करें ना, तो दिन भर के लिए एक हमें मोटिवेशन मिलता है। क्यों प्रज्ञा? बिल्कुल मुस्कान, और जैसे हम अपने कार्यक्रम की जो शुरुआत करते हैं वो तो बड़ों के आशीर्वादी के साथ करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका दिन खूबसूरत बीते और आप इंस्पिरेशन लेके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, स्वागत करते हैं आज के हमारे विशेष मेहमान का। आपको बता दें कि आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पुण्यव्रत सुविमलेंदु पांडे और साथ ही साथ दर्शकों आपको बता दें कि कुलपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। पुण्यव्रत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार बिहार के इस शो में। सर, आपसे मैं सबसे पहला सवाल करना चाहूँगी कि अगर नई शिक्षा नीति और विकसित भारत के संदर्भ में अगर हम लोग दीक्षारंभ की बात करते हैं तो उसके महत्व के बारे में हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताएं। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को सबसे सादर नमस्कार करता हूं और बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। मैं समझता हूं कि कई दशकों के बाद इस तरह की जो शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये देश को आगे ले जाने में जो हमारा विकसित भारत की संकल्पना है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में हम इसे लाएं। तो उस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो नई शिक्षा नीति जो है ये बहुत ही इसके दूरगामी सोच है और हम इसके इम्प्लीमेंटेशन पर भी हम सारे विश्वविद्यालय इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो नई शिक्षा नीति है इसमें अगर हम चर्चा करते हैं तो ये जो हमारे ट्रेडिशनल जो सिस्टम है उसको साथ साथ मॉडर्नाइजेशन को ब्लेंड करते हुए आगे बढ़ाने के लिए ले जाने की एक सोच है उसमें, और देश के युवाओं को आगे और प्रोत्साहित करने की है। और इसमें मैं देखता हूँ कि एक सबसे अच्छी जो चीज़ उभर करके आई है नई शिक्षा नीति में, ये विद्यार्थियों के एक समग्र विकास की संकल्पना करते हैं। विद्यार्थियों के जब तक हम समग्र विकास नहीं हो, और उसमें कई पहलू हैं, कई कंपोनेंट है उसमें, जैसे मल्टी एंट्री है कि कोई भी विद्यार्थी कहीं भी अपना किसी विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में जा सकता है। मल्टी एंट्री, मल्टी एग्जिट, जैसे कई बार होता है कि विद्यार्थी हमारा है 1 साल के बाद किसी कारणवश उसको पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है, तो उसके बाद उसकी पढ़ाई इनकम्प्लीट रह जाती है। उसको कंप्लीट करने के लिए उसमें है कि 1 साल के बाद अगर विद्यार्थी छोड़ देता है अपनी पढ़ाई तो उसको हम एक सर्टिफिकेट के जो है ना उसमें सिलेबस में लाया गया है कि इसको सर्टिफिकेट की डिग्री दे दी जाए। उसी तरह से अगर विद्यार्थी 2 साल के बाद अगर छोड़ता है अपनी पढ़ाई किसी कारणवश तो उसको हम डिप्लोमा की डिग्री देते। तो इस तरह से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है और युवाओं को बहुत प्रोत्साहित करने के लिए, और इसमें एक एंटरप्रेन्योरियल जो एस्पेक्ट रखा गया है कि विद्यार्थियों को केवल रटा रटाया चीज़ ना हो, अपना मेंटल एबिलिटी उसमें अपना जो है ना पूरे मन मस्तिष्क से लगा करके सभी जो हमारे प्रश्न होते हैं उसका अपना उसको उत्तर दें उसको, और साथ साथ जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक जो है ना, ये अनुभवजन्य जो हमारे ज्ञान है वो बहुत कम होता था, तो उसको भी नई शिक्षा नीति में जो है ना लाया गया है कि अनुभवजन्य एक्सपीरियंशियल लर्निंग, विद्यार्थी अपने से चीज़ों को, कंसेप्ट को समझे, उसको अपने से खुद करे। और इस तरह से हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कई विश्वविद्यालयों में, कई सेक्टरों में, कई पहलुओं पर
कई थीम पर जो है ना एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है ना उसको स्थापित करके विद्यार्थी खुद अपना, मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें कैसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और विद्यार्थी इससे सेल्फ जो होता है कि जो है ना जॉब सीकर होते हैं विद्यार्थी, हमारे जॉब कैसे मिल जाए, हम उनको चाहते हैं कि वो जॉब प्रोवाइडर बने। तो नई शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें जॉब प्रोवाइडर बनाने के लिए बहुत ही बड़ी उसमें संकल्पना है। और मैं समझता हूँ कि इसके लागू होने के उपरांत हमारे विद्यार्थी जो हैं वो जॉब प्रोवाइडर बनेंगे, न कि जॉब सीकर बनेंगे। साथ साथ विद्यार्थियों का समग्र विकास की मैं बात करता हूँ, तो इसमें एक और कंपोनेंट है समग्र विकास के लिए। हम विश्वविद्यालय में जब आए थे तो मैं भी चूँकि कभी विद्यार्थी रहा था, सीधे स्कूल से अपना विश्वविद्यालय में आते थे। मैं भी पटना विश्वविद्यालय के साइंस कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ। सीधे गांव के माहौल से पढ़ा हुआ, भोजपुरी मीडियम से पढ़ करके पटना साइंस कॉलेज में आना और सब कुछ अनभिज्ञ सिस्टम के बारे में पता न हो, कहाँ विश्वविद्यालय में क्या होता है, कैसे उसका एग्ज़ाम होता है, कैसे हमारे जो है ना क्लासेज होते हैं, स्कूल से और कॉलेज में बहुत ही भिन्न होता है। तो वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे हमेशा मन में रहता था कि इस तरह का एक कार्यक्रम हो जो विद्यार्थियों को हम बताएं कि यूनिवर्सिटी के माहौल में उसके बारे में बताएं। और विद्यार्थी जब विश्वविद्यालय में आता है तो 12th के बाद विद्यार्थी आते हैं, उनके मन में हमेशा ये रहता है कि हमारा क्या होगा आगे, हमारा नौकरी मिलेगी कि नहीं। हमने, जैसे मैं एक ख़ास तौर से आपको बताना चाहूँगा, उदाहरण देना चाहूँगा, कृषि के क्षेत्र में विद्यार्थी बहुत कोशिश करते हैं कि हम IIT के फील्ड में जाएं। विद्यार्थी कहते हैं, सोचते हैं कि मैं मेडिकल के फील्ड में जाएं, और उसके बाद अन्य उनके जो इंटरेस्ट होता है उसी इंटरेस्ट के अनुसार वो अपने अपने सब्जेक्ट को चूज करते हैं। एग्रीकल्चर में विद्यार्थी जब आते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा विश्वविद्यालय है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ जो नामांकन होता है पूरे ऑल इंडिया बेसिस पर, जो टेस्ट होता है, जो NTA टेस्ट लेती है, उसके माध्यम से सारे बच्चे 100% बच्चों का नामांकन उसी ऑल इंडिया बेसिस पर होता है। तो विद्यार्थी आते हैं तो उनके मन में एग्रीकल्चर के प्रति खास करके मैं चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में वो समझ करके आते हैं कि एग्रीकल्चर जैसे पहले का एग्रीकल्चर है उस तरह से एग्रीकल्चर होगा, बिल्कुल ट्रेडिशनल जो पहले पढ़ाई हुआ करती थी, अभी उसको काफ़ी बदलाव जी किया जी गया है। जी। तो उसमें ट्रेडिशनल सोचते हैं कि वही अपना खुरपा होगा, उसमें हंसुआ होगा, उसमें जैसे ट्यूबवेल चलती है उस तरह से जो ना, तो ये पूरा स्वरूप बदल चुका है। तो उसके लिए हमने जब विश्वविद्यालय में आए तो मेरे मन में हमेशा अपनी चीज़ें, जो स्कूल में थे, स्कूल से कॉलेज में गए थे, तो हमेशा मन में जो हमारी शंकाएँ थी, हम बड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करते थे। तो उसको हम नए विद्यार्थियों को कैसे जोड़ें, और नई शिक्षा नीति में वो चीज़ थी भी समग्र विकास की। तो इसके लिए हमने एक कार्यक्रम विश्वविद्यालय में शुरू किया, और दीक्षारंभ कार्यक्रम। आपने सुना होगा विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह होता है, लेकिन आपने कन्वोकेशन जिसको आप बोलते हैं, लेकिन आपने बहुत कम सुना होगा कि दीक्षारंभ कार्यक्रम भी होता है। तो इसलिए हमने उसमें दीक्षारंभ कार्यक्रम शुरू किया, और ये दीक्षारंभ कार्यक्रम एक ऐसी आधारभूत, ये हमारा जो सिस्टम है, एक ये जो फाउंडेशन कोर्स हम इसको कहते हैं, तो ये इस तरह से है कि विद्यार्थियों को हम सोचते हैं कि आने वाले जो विकसित भारत की जो हम संकल्पना कर रहे हैं, इस विकसित भारत में केवल कहने से तो नहीं होगा, वैसे विद्यार्थियों को एक पूरे हम इस तरह के विद्यार्थी पैदा करें, चरित्र निर्माण विद्यार्थियों में करें, जिसको कि अपने पाश्चात्य जो ट्रेडिशनल चीज़ें जो हमारी थी, पाश्चात्य जो हमारे जो चीज़ें थी, ट्रेडिशनल और मॉडर्नाइजेशन को ब्लेंड करते हुए आगे हम कैसे ले जाएं। जी सर, ये चीज़ आपने बिल्कुल सही बताई कि बदलते दौर के साथ बदलते भी रहना चाहिए, चाहे वो शिक्षा से ही जुड़ी चीज़ों की अगर हम क्यों ना बात करें। और साथ ही सर अगर हम पूसा के बारे में बात करें, तो इसके इतिहास के बारे में अगर बात करें, तो हम जानते हैं कि कृषि के शिक्षा और साथ ही साथ अनुसंधान या की रिसर्च के जो शुरुआत है वो यहीं से हुई थी। और साथ ही साथ दिल्ली का जो दिल्ली संस्थान पूसा का जो है,
कि वो जो उसकी जो शुरुआत हुई थी इसी के याद में हुई थी, तो इसके इतिहास के बारे में कुछ विस्तार से बताना ज़रूर चाहेंगे? मैं बताना चाहूँगा। ये जो मैं दीक्षारंभ कार्यक्रम के बारे में बता रहा हूँ, तो दीक्षारंभ कार्यक्रम को मैं इसको और थोड़ा सा बता दूँ, उसके बाद मैं इस पर भी आता हूँ। तो दीक्षारंभ में हम क्या करते हैं, योगा से शुरू करते हैं। नए विद्यार्थियों को हम अलग ही हॉस्टल में रहते हैं, उनका कोई सीनियर से कोई कांटेक्ट नहीं होता है, और सब विद्यार्थी, कोई मोबाइल किसी को अलाउ नहीं होता है पूरे सारे दिन, वो शाम को ही उनको मिलेगा। और ये योगा से 6:30 बजे शुरू होगा और 9 बजे तक चलेगा। उसके बाद विद्यार्थी हमारे जाते हैं, फिर वहाँ से अपना रेडी होकर के आते हैं, फिर हम उस पर चर्चा करते हैं। और इस तरह से हम बहुत देश के जाने माने जो हमारे लोग होते हैं योगा के सेशन में, और उसमें हमने कुछ क्लब बनाए हैं, ग्रुप बनाए हैं। विद्यार्थियों में कोई विद्यार्थी होता है वो ड्रामा में बहुत अच्छा होता है, कोई विद्यार्थी म्यूजिक में बहुत अच्छा होता है। क्योंकि एग्रीकल्चर में आ गया है तो इसलिए ये नहीं कि केवल एग्रीकल्चर में, बल्कि कई उसमें जो है ना गुण छिपे रहते हैं। तो उन विद्यार्थियों में से हम ये गुण निकालते हैं और देखते हैं कि किस में एक्सेल कर रहा है। कई विद्यार्थी आते बहुत अच्छे ओरेटर होते हैं, तो हम इस तरह से 7 ग्रुप बनाए हैं, और 7 ग्रुप में उन विद्यार्थियों को हम डिवाइड करके उनके इंटरेस्ट के प्रति ले करके हम उनको पूरे कोच करते हैं। 1 महीने का ये कार्यक्रम हमारा है, और 1 महीने के पश्चात फिर हमने एक प्रदक्षिणा करते हैं। प्रदक्षिणा में सब विद्यार्थियों को मिक्स करते हैं और उनका कंपटीशन करा करके उनको हम लोग और प्रोत्साहित करते हैं, और उनमें हम एक ऐसा चार्ज करते हैं, ऐसा उनमें समर्पण की भावना उसमें जागृत करते हैं कि देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम के भाव से कैसे हमारे विद्यार्थी पूरे चार्ज रहें, 4 साल यहाँ रहना है। इसलिए इसको हम दीक्षारंभ के माध्यम से वो विद्यार्थियों में इसको दे रहे हैं। और ये दीक्षारंभ कार्यक्रम मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये अब हमारे जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, ये करिकुला का एक पार्ट बन गया है। तो इस साल से दीक्षारंभ कार्यक्रम सभी विश्वविद्यालयों में लागू हो रहा है। रही बात पूसा का बहुत ही लंबा इतिहास रहा है। पूसा जो जगह है ये वैदिक कालीन समय से पूसा के नाम मतलब की है, लेकिन लोगों ने भ्रमित कर दिया। जब मैं यहाँ विश्वविद्यालय में 2 साल पहले कुलपति के रूप में आया था, तब तक हमको भी यही पढ़ाया गया था कि जो ना पूसा है, ये चूँकि हेनरी फिप्स आए थे यूएसए से, तो फिप्स का पी लिया गया और यूएसए का यूएसए ले लिया गया, और इसलिए इसका नाम पूसा रख दिया गया। तो मैं जब आया यहाँ देखा और पूरे उसके इतिहास को पढ़ना शुरू किया, तो देखा ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत है। ये तो लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि ये पूसा हेनरी फिप्स का पूसा है। वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता है कि ये वैदिक कालीन से, ऋग वेद में अगर आप देखेंगे, ऋग वेद के समय से पूसा जो शब्द है ये पुसन देवता से ड्राइव हुआ है। पुसन देवता मतलब पोषण कर, धरती के ऊपर जितने भी प्राणी हैं उनकी जो रक्षा करने वाले देवता हैं, जिसको हम की पुष्ण देवता कहते हैं, सूर्य भगवान। ओम पुष्णवे नमः। तो इसलिए पुष्ण देवता, उन्हीं के नाम से पुष्ण देवता। अगर ऋग्वेद में आप देखेंगे, वेद में आप शादियों में भी आपने मंत्रोच्चारण सुना होगा, ओम स्वस्तिनः इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्तिनः पूषा, पूषा वहाँ भी आता है, विश्ववेदाः स्वस्तिनः अरिष्टनेमि स्वस्तिनः बृहस्पतिर्दधातु। तो पूषा एक वैदिक कालीन समय से ही उस जगह का नाम है। और ये पूसा का इतिहास मैं आपको बताऊं, 5 जुलाई 1784 ईस्वी में इसका एक हॉर्स स्टड फार्म के रूप में इसको स्थापित किया गया था। जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था लड़ाई में, उन दिनों घोड़ों से लड़ाई होती थी, तो घोड़ों की ब्रीडिंग करनी पड़ेगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पूसा में 5 जुलाई 1784 को ये हॉर्स स्टड फार्म स्थापित किया गया। कालांतर में इस तरह से वो और भी उस पर रिसर्च चलते गए, और पूरे हिंदुस्तान की जो कृषि शिक्षा और शोध जो वहीं से शुरू हुआ है, और वहीं से रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर जो बना था वो भी वहीं से बना है। वहीं पूसा से जो आप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की जो बात करते हैं, वो भी वहीं से इमर्ज हुआ। पूरे देश की कृषि शिक्षा और शोध की जननी इसीलिए हम कहते हैं कि वो है। बिल्कुल सर, आपकी जो ये जर्नी हम सुन रहे हैं, और आपने जो शोध किया और जो आपने ऋग्वेद से जोड़ा है, पूसा की जो खोज की है, वो काफ़ी सराहनीय है सर। और इसी पे आगे बात करेंगे सर, लेकिन उसके पहले हम आज के समय में बात अगर की जाए तो हमारा जो जलवायु परिवर्तन है वो काफ़ी गंभीर समस्या बनता जा रहा है, और कृषि पर भी इसका असर हो रहा है।
तो आपका विश्वविद्यालय इस पे क्या तैयारी कर रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जलवायु परिवर्तन ये पूरे विश्व में जो है ये हो रहा है और ये हम इससे अछूते नहीं। आप देख रहे हैं कि जो जैसे कभी जब बारिश की ज़रूरत होती है उस समय बारिश नहीं होती है, जब आपके बारिश की ज़रूरत नहीं होती है उस समय बारिश हो जाती है। और देखिए कितना शिफ्ट हो रहा है। एक समय में बहुत यहाँ बारिश होती थी, आजकल राजस्थान में जैसे सूखा रहता था वहाँ अब सूखा बारिश होने लगी। तो इस तरह से परिवर्तन जो है ना बहुत व्यापक है, ये जलवायु परिवर्तन। और इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा विश्वविद्यालय है इसके लिए बहुत ही मतलब कि तत्पर रूप से काम कर रहा है। तो जलवायु परिवर्तन के अनुकूल जो हमारी जैसे वैरायटी हमने डेवलप किया वो किसी एक पार्टिकुलर जलवायु के लिए हमने डेवलप किया, लेकिन जब इस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं तो हम लोग जलवायु के अनुकूल जो है पहले तो उसके किस्में हम लोग विकसित कर रहे हैं। जलवायु के अनुकूल हमारे पास क्या उसके प्रैक्टिसेस होने चाहिए, उसके लिए गुड प्रैक्टिस क्या होना चाहिए, तो इसलिए उसमें भी हमको शोध करना पड़ेगा। तो इसलिए हम उस पर भी शोध करते हैं और इस प्रकार से कई टेक्निक्स हम लोग पूरा विश्वविद्यालय इसमें निकाला है जलवायु पर अनुकूल खेती के लिए। और बात करूँ इस पर बिहार सरकार के माध्यम से हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि तीनों हमारे विश्वविद्यालय हैं, जो हमारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय और हमारा बिहार वेटनरी विश्वविद्यालय जो है, और साथ में हम लोग तीनों लोग मिल करके इस पर हम लोग और साथ ही समग्र इस रूप पर से सर मैं काम आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अगर प्रधानमंत्री के नमो ड्रोन ट्रेनिंग के बारे में अगर हम बात करने जाए तो ये महिलाओं को कहीं ना कहीं ड्रोन की ट्रेनिंग इसमें दी जा रही है, तो इस बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को विस्तार से बताना चाहेंगे स्कीम के बारे में? जी, देखिए जो आज का समय है ये डिजिटल एरा चल रहा है कि हर चीज़ डिजिटल। कोई ऐसा आदमी आज के डेट में नहीं आप देखेंगे जो कि डिजिटली पूरा लैस ना हो। हर आदमी के हाथ में कम से कम मोबाइल तो ज़रूर है, तो इससे हम नकार नहीं सकते हैं। तो इसलिए खेती के क्षेत्र में भी, कृषि के क्षेत्र में भी डिजिटल जो हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका भी बहुत ही बड़ा व्यापक असर है और वो अपना उसमें दखल रखता है। जो तो उसी के क्षेत्र में जो विश्वविद्यालय है हमारा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इसमें हमने एक डिजिटल एग्रीकल्चर की जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है ना हम लोग बना रहे हैं। और इस क्षेत्र में हमने ड्रोन पायलट बनाने के लिए ट्रेनिंग भी स्थापित किया है DGCA के माध्यम से। और विश्वविद्यालय ने करीब करीब मैं समझता हूँ कि 130 पायलट अभी तक जो है ना पिछले करीब 1 साल होने वाले हैं, 130 पायलट हमने उसमें से निकाले हैं देश के लिए। और उसमें से करीब करीब 40 ड्रोन दीदी जो हमारे वीमेन हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, वो ड्रोन दीदी, चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम नमो ड्रोन दीदी, उसके लिए। और वो 40 जो हमारे ड्रोन दीदी हैं वो उनको आप देख करके लगेगा नहीं कि मतलब इस तरह से उनके जो मैंने एक सप्ताह के अंदर जो उनमें परिवर्तन देखा और कॉन्फिडेंस देखा। और विश्वविद्यालय ने इतने दिनों में उन लोगों को पूरा ड्रोन के बारे में कैसे आपको इसको एग्रीकल्चर में यूज करना है, अन्य क्षेत्रों में भी कैसे यूज करना, पूरा पायलट की जो ट्रेनिंग होती है उसमें हमने दिया है। और वो जा कर के 26 जनवरी को परेड में भी हिस्सा लिए। तो विश्वविद्यालय ने इस क्षेत्र में नमो ड्रोन दीदियों के लिए हमारा विश्वविद्यालय ट्रेनिंग दे रहा है और सबके लिए स्वागत है। जो लोग आएंगे हम लोग उनको ये जो ट्रेनिंग है ड्रोन दीदी का और ये जो भी ट्रेनिंग्स होते हैं किसानों के लिए और ख़ासकर महिलाओं के लिए जो गवर्नमेंट कर रही है काफ़ी अच्छी है। और इससे बिना ट्रेनिंग के पहले और अभी की तुलना की जाए सर तो काफ़ी बदलाव हो रहा है और यही तो हमारा विकसित राष्ट्र का जो सपना है इसी से पूरा होगा। सर अगर डिजिटल अगर कृषि की बात की जाए तो विश्वविद्यालय एक अगुवा बनकर उभरा है। और अगर किसानों की बात की जाए तो डिजिटल कृषि एग्रीकल्चर का क्या महत्व है और कैसे ये उनके लिए मददगार होता है? देखिए, अभी डिजिटल के जो हमारा डिजिटल एग्रीकल्चर है, डिजिटल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम किसानों को एडवाइजरी जारी करते हैं, हमेशा जारी करते हैं। आप देखे होंगे अखबार में भी, अखबार भी एक माध्यम है, लेकिन अखबार में सबको अखबार हो सकता है कि नहीं देख पाते हों या नहीं पहुंच पाता है उतना सुबह। तो हम लोगों ने एडवाइजरी के माध्यम से जो डिजिटली जो हमारा पूरे डेटाबेस है पूरे किसानों का, हम हर दिन उनको एडवाइजरी जारी करते हैं पूरे प्रदेश में और पूरे देश में भी किसानों के लिए ये जारी किया जाता है। जैसे कल का मौसम कैसा होगा,
आज क्या आपको करना चाहिए, कहीं अगर किसी कारण से किसी अपने खेत में अपना रोग लग गया तो उसके लिए भी समाधान क्या होना चाहिए, और डिजिटली हम लोग एडवाइस करते हैं किसानों को, और उसको समाधान भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वहाँ से कम्युनिकेशन होने में बहुत टाइम पहले लगता था। अब ये चीज़ें बड़ा आसान हो गई है। वहाँ से अपना वो फोटोग्राफ ले करके हमारा एक जो टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर पर हमारे किसान भाई वहाँ भेजते हैं अपना उसका जो भी अगर रोग लग गया तो उसका नमूने को फ़ोटो भेजते हैं, उसमें क्या समाधान होना चाहिए, हमारे वैज्ञानिक उस पर तत्पर रूप से उसको समाधान को उनको बताते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि बड़ा आसान हो गया आईसीटी के माध्यम से एडवाइजरी जारी करना। साथ साथ आईसीटी के माध्यम से जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो भी बहुत कम हो गया। जैसे ड्रोन से अगर आप स्प्रे करते हैं और वही आप 1 घंटे में जितना स्प्रे करते हैं शायद आप मैनुअली करें तो कई दिनों लग जाएंगे और बहुत खर्चीला भी पड़ेगा। तो इसलिए उसमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है कम हो जाता है। तो ये वो भी एक आईसीटी का माध्यम है, ड्रोन भी, चूँकि वो रिमोटली चलता है, आईसीटी के माध्यम से चलता है। साथ साथ जो सेंसर है, सेंसर के माध्यम से भी हमारा जो है ना, जैसे पौधों को देख करके सेंसर हमारा बताता है कि इनको इरिगेशन कब करना चाहिए, और ऑटोमेटिक सिस्टम लगे हुए हैं। जब भी उसका पौधे को देखेगा कि ये मुरझा रहा है तो उस पर अपना ड्रॉपलेट सेंसर इशू करेगा इंस्ट्रक्शन, और ड्रॉपलेट उसमें फर्टिगेशन का, फर्टिलाइज़र और वाटर दोनों का मिक्सचर जो है ना किस रेशियो में पड़ना चाहिए वहाँ पौधों को दिया जाता है। तो इस प्रकार से आईसीटी के क्षेत्र में भी ऐसे हम लोग, और कृषि में ही अगर हम देखते हैं तो आज काफ़ी सारे नए टेक्निक्स भी आ गए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो नए टेक्निक्स आ गए हैं ये उनको कितना, उनके लिए कितना मददगार साबित हो रहा है, इस बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए अगर पहले ही जैसे पहले से चला आ रहा है, अगर वैसे हम काम करते रहेंगे तो और हम समय समय से जो नई नई किस्में विकसित करते हैं और वो किस्में के लिए रिक्वायरमेंट अलग होता है। पहले की जो किस्में थी उसके रिक्वायरमेंट अलग होगा, जब नई किस्म आएगी तो उसके रिक्वायरमेंट के अनुकूल अगर नहीं करेंगे, पहले ही जैसा उसका रिक्वायरमेंट अगर हम देंगे तो उसकी जो पैदावार होगी वो उस तरह से नहीं होगी। तो इसलिए नई किस्मों के साथ साथ उसके जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस होता है, नई नई चीज़ें होती हैं, उसको भी हम उसको किसान को बताते हैं। और ये हमारा ये कई माध्यम है जिसको किसानों को हमको बताने के लिए, जो नई तकनीकी, जब क्योंकि विश्वविद्यालय जो खास करके जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, हम किसानों के साथ मिल कर के काम करते हैं। किसानों की समस्याओं को हम लोग जाते हैं, हमारा रिसर्च चलते रहता है फार्मर्स फील्ड के ऊपर, और उनकी समस्याएं क्या हैं वो भी हम समझते हैं, और उनके जो समाधान हम निकालने की कोशिश करते हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम यूनिवर्सिटी आते हैं और उसी पर हमारी परियोजनाएं बेस्ड होती हैं। सारे हमारे जो वैज्ञानिक होते हैं, मैं अपने बड़े वैज्ञानिकों का बहुत धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि हमारे कोई ऐसा वैज्ञानिक विश्वविद्यालय में नहीं है जिसके पास एक प्रोजेक्ट नहीं है जो किसानों से संबंधित हो। बिल्कुल, सब जितने भी प्रोजेक्ट हैं किसानों के समस्याओं को समाधान के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, और सभी हमारे वैज्ञानिक जो फैकल्टी हैं उनके पास एक प्रोजेक्ट आज के दिन में है। ये अन्य विश्वविद्यालयों में, अन्य जगह बहुत कम देखने को मिलता है, जो कि 2 साल में मैंने किया है। तो नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से नई नई तकनीकी वो विकसित करते हैं, और वो जो तकनीक निकालते हैं। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, 16 कृषि विज्ञान केंद्र हमारे विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। प्रत्येक जिले में, किसी बड़े जिले में 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। उनके मार्फत, उनके द्वारा हम लोग नई नई जो विकसित करते हैं टेक्नोलॉजी, उनको किसानों के खेत तक पहुंचाते हैं, और ये किसानों के खेत तक पहुंचाने के बाद हमारे वैज्ञानिक जो वहाँ होते हैं जिले में, वो उसका निरीक्षण करते हैं, उसमें कोई समस्या आती है या क्या उसमें मॉडिफिकेशन क्या चाहिए वो भी बताते हैं। फिर विश्वविद्यालय में आकर के, तो एक चक्र सा जो है किसानों के समस्याओं का समाधान करना विश्वविद्यालय की हमारी प्राथमिकता है, और इस संदर्भ में हमारे पूरा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। सर, जैसा आपने बोला कि जो रिसर्च कर रहे हैं हमारे आपके जो वैज्ञानिक हैं, तो अभी का जो एनईपी है वो रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन दे रहा है, तो रिसर्च कितना ज़रूरी है, और जो खासकर हमारे जो कृषि से जुड़ना चाहते हैं जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? और साथ ही रिसर्च की ही, जैसे कि प्रज्ञा ने बात की है, तो हम जानते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही गंभीर समस्या है, और कृषि पे भी इसका काफ़ी जैसे बहुत गहरा असर पड़ा है। और जैसे प्रज्ञा ने पहले सवाल भी आपसे किया था, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका जो विश्वविद्यालय है कृषि का, ये इससे निपटने के लिए क्या कुछ कर रहा है, इस बारे में भी कुछ विस्तार से बताना चाहेंगे? जी,
तो मैं आपको बताऊं, जो नई शिक्षा नीति में आपको जो विश्वविद्यालयों की श्रेणी बनाया गया है कि एक रिसर्च ओरिएंटेड विश्वविद्यालय हो, टीचिंग ओरिएंटेड विश्वविद्यालय हो, या मिक्स्ड जो विश्वविद्यालय। तो जो रिसर्च ओरिएंटेड विश्वविद्यालय में मतलब कि मेजॉरिटी जो है ना, उसमें रिसर्च कंपोनेंट के प्रोपोर्शन जो है ना, उसमें ज़्यादा होना चाहिए। हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, इस क्षेत्र में पहले ही से उनका जो 3 कंपोनेंट है, एजुकेशन, रिसर्च और एक्सटेंशन, तो वो तीनों पहले से ही हमारा रिसर्च जो विश्वविद्यालय जितने भी हैं उसमें अनुसंधान को प्राथमिकता दी गई है। तो इसलिए रिसर्च ओरिएंटेड हो सभी हमारे जो विश्वविद्यालय हैं कृषि के क्षेत्र में, वो रिसर्च ओरिएंटेड पहले से ही है। तो इसलिए हम लोग अनुसंधान पर भी विशेष ध्यान देते हैं। जो नए छात्र हमारे आते हैं, तो नए छात्रों के लिए देखिए, जो हमारे इवन बीएससी में रहते हैं उनको भी हम ओरिएंट करते हैं छात्रों को रिसर्च के प्रति, और इसलिए वहाँ का इकोसिस्टम जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड होता है। बीएससी में ही से उसको लगता है कि रिसर्च में, तो हम उनको इंटरेस्ट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। एमएससी में आते आते उनको रिसर्च करना है, थीसिस सबमिट करनी होती है, और पीएचडी में तो करना ही होता है। तो इसलिए विद्यार्थियों के लिए हम लोग, और वो भी रिसर्च जो हमारा होता है, नए जो आने वाले सर, ये जो आपने समय के जानकारी अनुकूल दी है, कैसा प्रॉब्लम समाधान उसका निकालने के लिए ज़्यादा। जी सर, ये जो तमाम जानकारी आपने दी है कहीं ना कहीं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही सर, मैं वक्त की भी हमारे पास थोड़ी पाबंदी है, काफ़ी चीज़ों पे हमने आपसे बात भी कर ली, एग्रीकल्चर से जुड़ी काफ़ी चीज़ों के बारे में हमने जाना। क्यों प्रज्ञा, बिल्कुल तो क्यों ना चलते चलते प्रज्ञा हम इनसे कुछ इनके बारे में भी जान लें। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि हम सभी की जो हमारे प्रेरणा होते हैं, जो हमारे एक आइडियल होते हैं, वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपके जो पिता हैं वो आपके आदर्श रहे हैं, तो उनके बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे चंद शब्दों में जाते जाते? जी जी, मैं सबसे पहले तो ये पितृपक्ष चल रहा है, इस पितृपक्ष में मैं अपने पिताजी को, स्वर्गीय पिताजी को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, और वो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे मेरे पिताजी। और मैं उनसे बहुत सारे चीज़ें, क्योंकि वो इतने उत्प्रेरक का काम करते थे, प्रेरणा के लिए काम करते थे, और एक अच्छे लेखक थे, और बड़े मतलब कि इतना हिम्मत वाले थे। तो उनकी चीज़ें जो थी हमारे को बड़े प्रेरित करती थी, और मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। कई ऐसे अवसर आए हैं जो कि उनके जो कम्युनिकेशन से, जो उनके डिस्कशन से हमें बड़े साहस दिए हैं। और एक वो साहित्यकार थे, और चूँकि पहले प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता का प्रोडक्ट थे, और साथ में वकालत बक्सर में करते थे, कुछ दिनों किए, उसके बाद वो चले गए थे विदेश, वो लंदन में रहते थे। लेकिन साहित्य को कभी उन्होंने छोड़ा नहीं, और भारत, अपने देश के प्रति उनका जो समर्पण था वो बहुत ही अच्छा था। और उन्होंने कई काव्य का रचना भी किया है, और ये जो आपके सामने जो पुस्तक हमारी ये पड़ी हुई है, ये भी उसी का एक अंग है। कई काव्य हैं जो उसमें, जैसे उनका गांव से बहुत अच्छा नाता था, और इसलिए उनके जो दिए हुए हमारे जो आशीर्वाद हैं, आज हमको भी गांव से, अपने खेती से, किसान से उनका जो प्रेम था वो हमारे मतलब कि रग रग में बसा हुआ है। इसलिए हम भी उन्हीं के प्रेरणा से इस क्षेत्र में आए हुए हैं। उनकी कई किताबें हैं, जैसे एक बाबा की धरती, हमारा जो आंचलिक साहित्य है, पूरे बिहार के जो गांव होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते थे। और हिंदुस्तान के बारे में, अपने भारत के बारे में कई साहित्यों को लिख करके विदेश में प्रचार प्रसार करते थे। तो इसलिए देश के प्रति जो समर्पण की भावना उनमें थी वो हमारे भी अंदर बिल्कुल सर, जो पेरेंट्स होते हैं वो तो खास ही होते हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में आना और इतनी सारी बातें साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार।